आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुरेश पांडे। लोकल न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही विद्वान शिक्षक जो रहे हैं। बागेश्वर विवेकानंद विद्या मंदिर का 28 साल तक उन्होंने संचालन किया। वर्तमान में वो रिटायरमेंट अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं और उनकी चर्चा इस बीच पर इस बात को लेकर हुई कि ये उन्होंने एक पुस्तक की रचना की है, पुस्तक एक उन्होंने प्रकाशित की है। जो पुस्तक है मेरा जीवन संघर्ष और उपलब्धि, ये उनकी पुस्तक है। तो इसकी काफ़ी चर्चाएं समाज में हैं और कई चीज़ें उन्होंने अपने संघर्ष को भी बयान किया है और कुछ विवादित अंश भी उन्होंने इस पर डाले हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्यों इसकी ज़रूरत थी, क्या इसका उद्देश्य था, क्या मकसद उनका है। और लगभग 28 साल का सेवा काल सामान्य बात नहीं होती एक संस्था में इतना गुजारना। और उसके बाद जो उन्होंने बहुत सारे काम किए, सामाजिक कार्यों में अभी भी रत रहते हैं, तो उसको हम बातचीत करेंगे। तारा सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर रावत जी, आपका स्वागत है पहले तो हमारे चैनल में। नमस्कार पांडे जी, मैं सर्वप्रथम आपका और आपकी न्यूज़ चैनल का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपने इस योग्य मेरे को समझा, क्योंकि मैं 28 साल तो सेवा काल यहाँ पर दिया और आप कई बार हमसे मिले। इससे पूर्व भी हमारे यहाँ पर स्वर्ण जयंती कार्यक्रम हुआ था और मुझे उस दिन भी अपेक्षा की थी कि शायद आप विद्यालय में आए थे, हमसे भी बाइट लेंगे, लेकिन आपने उस योग्य हमें नहीं समझा और आप हमसे नहीं मिले। क्योंकि विद्यालय की वास्तविक स्थिति तो मैं जानता था, जो वर्तमान में संचालित कर रहे हैं मैनेजमेंट, तो उनको उतना अनुभव भी नहीं होगा और वो उस बारे में जानते भी नहीं होंगे। लेकिन आप आज बहुत अच्छा लगा कि आपने किसी तरह तो मुझे याद किया, इसलिए मैंने एक पुस्तक लिखने का प्रयास किया। क्या इसकी वजह क्या रही, क्या उद्देश्य है सर इसका, इसको प्रकाशित करने का क्या उद्देश्य था? इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य था कि मनुष्य अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करता है और समाज के लिए करता है, समाज के द्वारा करता है और समाज के लिए करता है। तो इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य ये था कि मेरा जो जीवन रहा है, एक सामान्य परिवार से लेकर के मैंने इसमें लिखा है। आप इसको अध्ययन करिए, इसका मनन करिए और अध्ययन मनन करने के बाद मैंने प्रारंभ से लेकर के, इसलिए मैंने सर्वप्रथम उसमें प्रकाश डाला कि इस पुस्तक की आवश्यकता क्यों। आप उसके शीर्षक को देखिए, इसमें देखो क्या आवश्यकता है जीवनी और आत्मजीवनी लिखने की। मैंने स्वयं लिखा है और मैंने इसीलिए वो लिखा कि आप लोग समझ जाएंगे उस चीज़ को। लेकिन फिर भी आप आए, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है कि इससे समाज में, समाज के द्वारा समाज के लोग कितना काम कर सकते हैं, ये एक प्रकाश डालने का प्रयास किया है। जी सर, आपका मैंने इसकी पुस्तक में ही देखा कि आपका जो बचपन का जो जीवन था वो संघर्षपूर्ण रहा। आप गरुड़ के वजूला क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पर आपने बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जीना। माता पिता शायद आपके किसान में थे, सामान्य परिवार से थे। तो क्या रहा, थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को आप समझा सकें तो। ये मेरा सौभाग्य था क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से हूँ और मैंने उसी में दूसरा जो बिंदु मेरा है, मेरा गाँव, इसीलिए मैं उसका वर्णन किया। क्योंकि मैं केवल एक विद्यालय के बारे में लिखता तो शायद लोगों को ये लगता है कि ये केवल अपने कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं, अपने को बहुत बड़ा समझ रहे हैं या बहुत अच्छा विद्यालय चलाया, इस प्रकार की लोगों की भावना रहती, धारणा रहती। तो उसी धारणा को तोड़ने के लिए कि मैं किस परिवार से आता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी महापुरुष, चाहे वो डॉक्टर हेडगेवार जी हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी हैं, चाहे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोदी जी, तो आपने देखा होगा उनकी जीवनियों के बारे में जब लोग पढ़ते हैं तो उससे प्रेरणा लेते हैं, उससे प्रेरणा लेकर के काम करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और देश समाज को कुछ सहयोग दे सकें, ऐसा सब लोग प्रयास करते हैं। उसी का एक प्रयास करने का मैंने इसमें लिखा हुआ है और वो आपने उसको पढ़ा भी होगा और पढ़ना चाहिए। एक सर, जब हमने पुस्तक इसको देखी तो काफ़ी आपके जीवन में काफ़ी चीज़ें घटित हुई हैं, अच्छी बुरी, खट्टे मीठे अनुभव जीवन में रहते ही हैं। तो आपने इसमें कुछ विवादित अंश भी इसमें डाले हैं। तो इसकी क्या आवश्यकता थी, जो विवादित अंश आपने इसमें डाले? कहीं तेजाब प्रकरण है, चोरी प्रकरण है, तो ये इसकी क्या आवश्यकता रही होगी? असल में पत्रकार महोदय, ये पुस्तक का जो आधार है, पुस्तक की जो थीम है, पुस्तक लिखने का जो उद्देश्य है, मूल यही है। क्योंकि जब मैं इस विद्यालय में आया, इससे पूर्व ये विद्यालय की स्थिति क्या थी और इस विद्यालय में किस प्रकार की घटनाएं घटी जो हमने सुनी थी, देखी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब प्रत्यक्ष मैं इस विद्यालय में आया, यहाँ पर पदार्पण हुआ
और यहाँ पर पदार्पण होने के बाद कि जो स्थिति मैंने देखी विद्यालय की और जो घटनाएं मेरे साथ घटी वो एक अकाल्पनिक थी, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि मान लिया जाए चोरी हो जाना। मैंने एक प्रकरण दिया है और उस प्रकरण में चोरी हुई है हमारे यहाँ। चोरी इस प्रकार की चोरी सामान्य तौर से कैसी होती है, अभिलेखों की चोरी हो जाती है और छोटे मोटी चीज़ चली जाती है, लेकिन जो हमारे यहाँ की चोरी हुई उसमें सारा विद्यालय का सारा सामान चोर दिया गया, A to Z, मतलब कुछ बचाव नहीं था। फर्नीचर इत्यादि भी सब, सारे फर्नीचर वगैरह भी वहाँ से चोर लिया गया, जिसका अब मैंने एक चित्र दे रखा पीछे, उसको देखिएगा कि वो फिर मैंने उस पर मुकदमा दायर किया उस व्यक्ति पर, अर्थात वो व्यक्ति कौन था, पूर्व प्रधानाचार्य था, और उस पर मुकदमा दायर किया और मुकदमा दायर करने के बाद 2-3 साल के बाद वो सामग्री हमें न्यायालय द्वारा दिलाई गई है, जिसका तथ्यात्मक प्रमाण मैंने पीछे भी दिया है और जजमेंट उसमें मिला हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि सर जब आपने पुस्तक प्रकाशित की और समाज में ये दिख रही है, लोग इसको देख रहे हैं, एक आप इतनी बड़ी संस्था से निकल के आए हैं, मतलब ऐसा नहीं लगता कि एक संस्था को आप बदनाम कर रहे हैं? अभी प्रवेश का वक्त भी है, ऐसे वक्त में आपने इसको प्रकाशित किया, प्रचारित कर रहे हैं, ऐसा नहीं आपको नहीं लगा? ये जो विषय आपने मेरे सामने रखा, बदनाम का तो कहीं पर सवाल ही नहीं है इसमें। इसमें किसी व्यक्ति की मेहनत का परिणाम है और इसमें बदनाम होना या इसमें कोई वो होना, ये तो कोई विषय नहीं है। ये तब होता है यदि अभी वो विवाद विद्यालय में होता। विद्यालय में तो कोई विवाद है ही नहीं भाई, जितने विवाद है वो तो मैंने जेल दिए, मेरे ऊपर मुकदमा हुआ, इसमें 420 कितनी धाराएं, 4 धाराएं मेरे पे लगा रखी हैं। आपने देखा होगा उसमें कि 420 गुंडागर्दी का, और जिसमें नॉन अवेलेबल है, और 477 400 कितनी 4 धाराएं लगी हैं, और उन 4 धाराओं का भी निर्णय इसमें मैंने आपको दे रखा है, न्यायालय का भी मैंने उसमें जिक्र किया है, तो उसको आप देखिए। तो जितने भी विवाद थे वो समाप्त करके इस विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय के रूप में प्रस्तुत करते हुए, तो मैं समझता हूँ कि जिनको भ्रांतियाँ भी होंगी उस समय की कि यार ये तो विवादित विद्यालय था और विद्यालय होने के कारण हमें यहाँ बच्चा भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, और तो मैं समझता हूँ कि वो भी दूर हो गई होंगी और उसका परिणाम ये दिखाई दे रहा होगा इस सत्र के प्रवेश में, जहाँ तक मुझे लगता है। अब अगले मैनेजमेंट इसको स्वीकार करे या न करे तो उसमें अच्छा प्रवेश हुआ होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप कभी जा करके विद्यालय में भी इस बात की जिक्र करिए कि प्रधानाचार्य जी का ऐसा कहना था, क्या उसका परिणाम क्या दिखाई दिया, इस वक्त की क्या प्रगति है, तो आपको दिखाई देगा। और मेरे कार्यकाल में कितने बच्चे थे इसकी भी उसका भी उल्लेख उसमें कर रखा है। तो इसलिए उसका मैं समझता हूँ कि आपका कहना तो ठीक है कि एक विवादी विषय आपने इस समय, अब पुस्तक छापने में समय लगता है क्योंकि मैंने सेवानिवृत्ति के बाद ये विषय लिखने का प्रयास किया है और इसको लिखते लिखते मेरे को काफ़ी टाइम लगा, और मेरा सौभाग्य था स्वर्ण जयंती पे ये पुस्तक मेरी छप पाई, और मैं चाहता था कि किसी महानुभाव के हाथों से इसका लोकार्पण हो, और मेरा सौभाग्य था कि माननीय पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तरांचल सरकार, और एक आदर्श है, हमारे पूर्वज भी हैं, हमारे अग्रणी भी हैं, उनके कार्यक्रम द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। यही मेरी अपेक्षा थी, इच्छा भी थी, वो मैंने किया। जी सर, एक चर्चा जब हम किताब को लेके हम समाज में हमने चर्चा देखी, काफ़ी तारीफ भी लोगों ने की, लेकिन एक चर्चा ये भी सामान्य तौर पर ये भी थी कि दरअसल आप जब इस संस्था से रिटायरमेंट हुए तो लोगों को लगता था, आपको शायद लगता था कि इस संस्था में मुझे कहीं पर कोई तवज्जो मिले, वो तवज्जो शायद आपको नहीं मिली। तो एक कुछ लोग कहते हैं कि खींच में जो है फिर इस तरह का किया गया, आपको वहाँ आमंत्रित नहीं किया जाता, कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं होते हैं। तो क्या ये इसका कोई ये ऐसा कोई आरोप है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात सही है कि सेवानिवृत्ति के बाद, मतलब आपको लगता था आपके अनुभवों का लाभ मिलना चाहिए? ये बात सही है, सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी संस्था व्यवस्था या कहीं भी है तो वहाँ के जो आदर्श हैं, वहाँ के जो महापुरुष हैं, जब तक उनका जीवन है तो उनको सम्मान देना ये उस विद्यालय का कर्तव्य है, उस संस्था का कर्तव्य है, उस व्यवस्था का कर्तव्य है, ये हमारा तो नहीं है। अच्छा, उनको विचार करना चाहिए। अब नहीं बुलाते हैं ये विषय उनका है, भाई हम तो सेवानिवृत्त हो गए, हमें कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हमने जो माँ भारती की सेवा की है और सरस्वती माँ की सेवा के निष्कलंक और निष्कपट भाव से की है, हमें कोई इस अपेक्षा से नहीं कि हमें वहाँ बुलाएंगे और हमें सम्मानित करेंगे। यदि वो बुलाते हैं तो स्वागत योग्य है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो बुलाते हैं, वो याद करते हैं, स्मरण करते हैं और हमारे अनुभवों का लाभ लेते हैं।
अगर नहीं बुलाते हैं तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो कोई विचार ही नहीं करना चाहिए। इसलिए ये पुस्तक खींच में नहीं छापी गई, ये पुस्तक तो उत्साह और उनके उत्साह वर्धन के लिए छापी गई कि जितना काम किया है। अब होता क्या है कि लोग, जो व्यक्ति आता है वो सामान्य रूप से अपनी प्रशंसा करता है। मैंने देखा, मैं एक बाइट देख रहा था, आप ही की बाइट देख रहा था। वो बाइट क्या थी? स्वर्ण जयंती कार्यक्रम। उसमें कोई वक्ता बोल रहे थे कि इतने सन में ऐसा हुआ, इतने सन में ऐसा हुआ, इतने सन में ऐसा, और उनको उस चीज़ का पता ही नहीं था कि कब क्या हुआ। वो पता तो मुझे था, लेकिन अगर आप, मैं इसीलिए पहले भी मैंने आपसे कहा कि आपने इससे पहले तो कभी मेरे पास नहीं आए, तो आज आए, इसलिए आपका स्वागत अभिनंदन मैं कर रहा हूँ। तो उनको जब पता था नहीं, वो तो 2 साल या 3 साल हो रहे हैं उनको आए हुए, उस विषय में जानते भी नहीं है। ठीक है, पद और दायित्व होने के कारण उनको उस विषय पर बोलना था और वो बोले, लेकिन उसकी जानकारी वास्तव में उनको उतनी नहीं थी जितना कि मैं स्वयं जो भुक्तभोगी हूँ, जिन्होंने उस पर काम किया है, वो कर सकता है, वो नहीं कर सकते। इसलिए जब पुराने लोगों का अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, ये मेरा उसमें मानना है, मेरा भी मानना है। आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन न बुलाना ये उनका विषय है, ये कोई नाराज़गी का विषय मैं नहीं समझता इसको। नहीं, उस दिन आपने इसको, उसी दिन स्वर्ण जयंती समारोह में ही आपने विमोचन का कार्यक्रम रखा है, तो इसको भी उससे रिलेटेड किया जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य था। मैंने जो आपको बताया, मैं किसी एक महान व्यक्ति के द्वारा इसका विमोचन करवाना चाहता था। हाँ, और उसी सेंटर में भी किया, जिस केंद्र में आपने 28 साल दिए अपने। जी जी जी, इसीलिए मेरा ये पुस्तक बनते बनते, छपते छपते, ये संयोग था। ये एक संयोग था पांडे जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसी दिन करना है, इसलिए करना है, क्योंकि इससे पहले कभी वार्षिकोत्सव भी नहीं किए उन्होंने। हम तो प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव करते थे, और हमारे वार्षिकोत्सव आपने देखे होंगे कितने भव्य और दिव्य होते थे। ये जो लोग देखते रह जाते थे, उत्साह रखते थे। विद्या मंदिर में वार्षिकोत्सव होना माने एक मेला लगना, ऐसा दृश्य उस समय दिखाई देता था। लेकिन परसों का ये स्वर्ण जयंती कार्यक्रम जबकि कितना भव्य दिव्य होना चाहिए था, वो भी आपने देखा होगा। पब्लिक जो मंच जितना था वो भी भरा हुआ नहीं था। तो वो तो विचार का प्रश्न है, ये तो आपने सोचता। एक चर्चा ये भी रहती है कि जब आपने एक पुस्तक प्रकाशित की है, आपकी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी शायद रही हैं, ऐसा चर्चा रहती है समाज में कि शायद ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते, या आपका इच्छा है कहीं नगर पालिका लड़ा जाए, या जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत लड़ा जाए, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष बना जाए, क्योंकि आप संघ में रहे हैं, RSS की शाखाओं में रहते हैं, तो एक राजनीतिक विचारधारा भी वहाँ से निकलती है। तो कहीं ये प्रयास तो नहीं है राजनीति में जाने का? पांडे जी, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। हर व्यक्ति को लोग ये मान करके चलते हैं कि ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, और विद्या भारती जो अनुषांगिक क्षेत्र है उससे जुड़े हुए हैं, तो ये शायद राजनीति करेंगे, ऐसा उनके मन में भाव रहता है। लेकिन अपने मन में कोई ऐसा भाव नहीं था। मुझे आज सेवानिवृत्ति हुए ठीक 4 साल हो चुके हैं। यदि इस प्रकार की भावनाएं होती तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली होती। मेरे पास लोग आए कि भाई साहब आपकी सदस्यता करनी है। मैंने कहा ना, मैं संघ के दायित्ववान कार्यकर्ताओं में से हूँ, मेरे पास दायित्व विभाग का जल पर्यावरण संरक्षण प्रमुख, इसलिए मैंने कभी अपेक्षा नहीं की है और न राजनीति में जाने की कोई मेरी इच्छा है। हाँ, राजनीति एक अनुषांगिक क्षेत्र है, देश के लिए, समाज के लिए काम करता है, जहाँ पर हमें अच्छा लगता है तो उसके साथ जुड़ करके हम काम करते हैं। जी सर, 28 साल की आपने सेवा यहाँ पर दी है, तो ऐसा क्या, जब आप दूसरे लोगों पर आरोप लगाते हैं तो क्या ऐसा नहीं रहा कि आप पर भी आरोप लगे होंगे, कई इस तरह की चर्चाएं रही होंगी, आप पर ये भी रहा कि यार आपने एक 28 साल तक प्रधानाचार्य के पद पर आप बने रहे, आपने किसी को आगे बढ़ना नहीं दिया, या कई इस तरह के वित्तीय के आरोप नहीं लगे आप पर? क्या पांडे जी, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि मैं 28 साल यहाँ पर रहा, और आपने ये कहा कि आपने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये जब जानकारी किसी को नहीं होती है तो व्यक्ति इस प्रकार के प्रश्न पूछता है, और मैं आपके संज्ञान में दिलाना चाहता हूँ, इसी में आप पीछे पढ़िएगा, और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पुस्तक। इसमें है मेरे 8 प्रधानाचार्य जिनका मैंने डेवलपमेंट किया इस विद्यालय से। आपने कई प्रधानाचार्य जो सरकारी सेवा में चले गए, और सरकारी सेवा में जाने के बाद वो तो सरकारी सेवा में चले गए, ठीक है। आज आप कह रहे कि आपने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, मैंने उसमें सफल लगा। मैं उचित समझता हूँ कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं का नाम उल्लेख करना भी उचित हो रहेगा। जैसे श्रीमान राकेश पांडे जी, जो आज टनकपुर से रिटायर हो गए, वो आज इसी साल रिटायर हुए हैं,
प्रधानाचार्य रहे, पीताम्बर बिष्ट जी प्रधानाचार्य रहे मेरे आचार्य, मनोहर जी मेरे आचार्य प्रधानाचार्य रहे, धीरेन्द्र राव जी आज पिथौरागढ़ में प्रधानाचार्य हैं, कृष्णवर्धन जी आज टनकपुर में हैं, अंशु कुमार जोशी जी मेरे साथ काम किए हुए प्रधानाचार्य हैं, हीरा सिंह मेहरा जी आज प्रधानाचार्य हैं, सुरेशानंद जोशी जी आज संभाग निरीक्षक हैं। और आपने ये प्रश्न पूछ कैसे दिया? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ समाज में ऐसी चर्चा रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको जानकारी न होने के कारण आपने ये प्रश्न पूछ दिया। अगर आप कभी हमारे साथ बैठे होते, हमारे साथ होते तो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने इसमें स्पष्ट लिख रखा है। मैं तो आपको लिखित प्रमाणित बात बता रहा हूँ और आपने मेरे से वो प्रश्न कर दिया, तो इसलिए थोड़ा सा मन में रहता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने ऐसा प्रश्न पूछा और मुझे और अच्छा लगा। हाँ, टेलीविजन आना चाहिए, समाज में बातें आनी चाहिए, समाज में तो चर्चा होनी चाहिए। जी मुझे अच्छा, अभी आप 4 साल आपको संस्था को छोड़े हो गए हैं, तो प्रेजेंट टाइम में आप भी समाज से सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे, तो अभी विद्यालय कैसा चल रहा है? अब तो और CBSE पैटर्न भी हो गया है। अब पिछले आपके कार्यकाल में तो ये उत्तराखंड बोर्ड से ही था, तो आप इसको वाजिब मानते हैं क्या? ये CBSE पैटर्न में बेटर रहेगा या फिर उत्तराखंड बोर्ड वाजिब था? ये प्रश्न विचारणीय है। हम जब पढ़ते थे तो जो हमारा जो सिलेबस होता था, शायद उसी सिलेबस को आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, हमारे पहले के लोगों ने पढ़ा, और जिस सिलेबस को पढ़ करके हमारे यहाँ के लोग IAS भी बने, PCS भी बने, आर्मी ऑफिसर भी बने, अर्थात पूरा एशिया में एक अच्छा सिलेबस माना जाता था उत्तर प्रदेश का सिलेबस। तो वो आज भी चलता था, लेकिन परिस्थिति के अनुकूल, देश काल परिस्थिति के अनुकूल बदलता गया। NCERT की पुस्तकें चलने लगी और NCERT CBSE लगभग इक्वल है, लगभग मिलते जुलती पुस्तिकाएँ हैं। तो जब मैं यहाँ पे था तब भी हमने CBSE की मान्यता के लिए प्रयास किया था। उसकी भी जानकारी आपको नहीं है। ये आप इसका प्रमाण हमारे विद्यालय में जाकर के उन आचार्य से लें जिनको मैंने दायित्व सौंपा था। लेकिन मेरा सेवा काल कम था, जिस कारण से मैंने उसमें रुचि नहीं ली। और उसके पश्चात हमारा वर्तमान में जो हमारी मैनेजमेंट है उन्होंने विचार किया होगा, और विचार करने के बाद जो आजकल एक CBSE की लोगों को एक क्रेज होता है, एक वो होता है कि कोई चीज़ बिक रही है तो उसके प्रति लोगों का भावना होती है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसको लेना चाहिए। लेकिन लेने के बाद ही उसका भला और बुरा दिखाई देता है। तो मैं समझता हूँ कि पहले जो हमारी मान्यता थी उत्तराखंड बोर्ड की, वो भी बहुत अच्छी थी, और अब वर्तमान में CBSE हो गया, इसलिए आप भी बधाई के पात्र हैं और वो भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन जब विद्या भारती और RSS का जो हम पृष्ठभूमि देखते हैं तो वो तो हिंदी, संस्कृत, लोक भाषा इनको बढ़ाने के प्रचलित ज़्यादा ध्यान देती है, लेकिन अब CBSE में संभव तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत चूँकि हमारे संस्था के अनुकूल है। जो प्रश्न आपने पूछा इस समय, ये प्रश्न एक संस्था के अनुकूल है कि हमारा जो उद्देश्य था, हमारा उद्देश्य मूल उद्देश्य था कि झुग्गी झोपड़ी, वनवासी, गिरिवासी, कंदराव में पढ़ने वाले और गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले और अपनी मातृभाषा को लेकर के चलने की संस्कृति थी। ये निश्चित है, और इसमें थोड़ा सा अंतर विद्यालय में आया है जो आज भी देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो CBSE पैटर्न है ये बाजार की डिमांड है, और वो जो है मूल पृष्ठभूमि आपकी वो है जी, हिंदी और संस्कृत। जी, ये कहा जा सकता है। हमारा मूल ये है कि एक वंदना की पुस्तक हमारी है। अतः हम क्या है, पहले आपने देखा होगा हमारे विद्यालयों में जितने भी ध्येय वाक्य होते थे वो सारे हिंदी में होते थे, वो सारे संस्कृत में होते थे, और आज वर्तमान स्वरूप भी आप विद्यालय का देख करके कभी अपने इस समाचार में दें, सारे अंग्रेजी में हो गया है। अर्थात जिन अंग्रेजों को हमने इस देश से भगाया था, जिनके हम अधीन रहे थे, गुलाम रहे थे, तो आज जो वर्तमान शैक्षणिक पद्धति चल रही है समाज की, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई केवल हमारी चल रही है, ये पूरे समाज की है। तो अब मैं इसको ये नहीं जानता कि भाई समाज की डिमांड है या समाज गलत दिशा में जा रहा है, क्या हो रहा है। तो अपनी मूल संस्कृति को भूलने का जो प्रयास किया जा रहा है ये उचित नहीं है। इसको न भूलते हुए हम अन्य शिक्षा भी ग्रहण करें। स्वामी विवेकानंद जी ने खुद कहा था कि हमारी शिक्षा कैसी होनी, हमारी जो योग्यता होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए कि हम अंग्रेजों से भी अच्छा बोलें लेकिन अंग्रेज न बने, ऐसी शिक्षा हमको देनी चाहिए और अपनी संस्कृति को न भूलते हुए। ये मेरा आग्रह निवेदन भी है विद्यालय वालों से भी और पूरे समाज से। ये तो एक किस्म का एक डिप्लोमेटिक टाइप का जवाब आपने दे दिया। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी संस्था कैसी चल रही है, अब जो CBSE पैटर्न चलेगा तो आपकी नज़र में सही हो रहा है सब कुछ? जो वर्तमान में चल रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ और शायद आप भी सुन रहे होंगे,
कि वर्तमान में छात्र संख्या घटी है और वर्तमान में बाज़ार में चर्चा होती है कि विद्यालय पूर्व की भांति नहीं चल रहा है। अब जो भी व्यक्ति प्रधानाचार्य होगा, चाहे मैं ही हूँ उसमें से, लेकिन भाई साहब उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका अनुशासन और उनका जो एक स्नेह प्रेम वातावरण था, अभिभावक संपर्क हमारा होता है। आज मैं भी देख रहा हूँ इस चीज़ को। मेरी नातिनी वहाँ पढ़ती है, 2 साल हो गए और 2 साल में कोई भी आचार्य हमारे घर में, कोई भी प्रधानाचार्य हमारे घर में, कोई भी क्लास टीचर हमारे घर में, कोई भी अनुशासन प्रमुख हमारे घर में नहीं आया। और जो हमारी मूल पद्धति थी और जिसके द्वारा ये विद्यालय पल्लवित हुई थी, जिसको हम कहते हैं अभिभावक संपर्क, ये अभिभावक संपर्क नहीं देखा जा रहा है। और सुन रहा हूँ नगर में कि भी थोड़ा सा अनुशासन में भी कुछ कमियां आई हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खैर अपने विद्यालय को तो मैं दोष नहीं देता, सारे विद्यालयों में भी है कि कुछ बच्चों का खाने पीने का शौक, अर्थात ये धूम्रपान है, नशे की ओर बच्चों का जाना है। सवाल को मैं आना चाह रहा था। तो ये चीज़ें जो है ये बढ़ रही हैं, तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको नियंत्रण करने के लिए हमें सजग होना पड़ेगा, हमें अभिभावक संपर्क करना पड़ेगा, हमें घर घर जा करके वो करना पड़ेगा, जो वर्तमान में कम दिखाई दे रहा है। कई बच्चों का हम देखते हैं सर, वीडियो वायरल होते हैं, इस तरह के खराब वीडियो भी आते हैं। तो समाज, ये हालांकि किसी विद्यालय पर्टिकुलर भी समस्या नहीं है, सामाजिक समस्या है। तो आप बच्चों की मनस्थिति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पूरा बचपन, पूरा जीवन आपने बच्चों के बीच में गुजारा है। तो क्या लगता है इस समस्या के पीछे क्या समाधान हो सकता है? क्या स्कूल स्तर पर कुछ हो सकता है, समाज स्तर पर, टीचर लेवल पर क्या कुछ हो सकता है कि कैसे हमारे बच्चे जो भटकाव वाले रास्ते में हैं ठीक ठाक रास्ते बनाएं? ये हो सकता है, ये तब हो सकता है जब दोनों तरफ से विद्यालय और अभिभावक पहल हो। विद्यालय माने क्या, जो मैंने पहले बताया कि हमारा अभिभावक संपर्क होता था, हम घर जाते थे, बच्चे की जानकारी लेते थे, बच्चे की जानकारी देते थे। बच्चा विद्यालय आया तो भी हम घर जाते थे, हम पूछते थे कि भाई आपका बच्चा तो होमवर्क करके नहीं लाया है, आपका बच्चा तो ये गड़बड़ कर रहा है, आज वो विद्यालय देर में आया, कल तो विद्यालय आया ही नहीं था। ये सारी जानकारियाँ अभिभावक को देते थे और अभिभावक भी रुचि रखता था कि बार बार हम घर जाते थे तो अभिभावक ये सोचता था कि भाई ये हम इनके माँ बाप हैं या ये इनके माँ बाप हैं। अर्थात गुरु का स्थान इतना ऊँचा था कि हमारी जो पद्धति थी, हमारी जो रीति नीति, इसी कारण से कई लोग हमारे संघ परिवार में भी जुड़े। तो ये हमारी पद्धति थी। वो पद्धति कम होने के कारण ही ये जो विकृतियाँ आज समाज में दिखाई दे रही है वो देखिए, क्योंकि जब हम संपर्क रखेंगे और बच्चे के साथ और अभिभावक हमारे साथ संपर्क रखिएगा तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि वो हमारी पकड़ में रहेंगे और इस प्रकार की जो गलतियाँ बच्चे कर रहे हैं आज जाने अनजाने में, चूँकि उनकी उम्र है इस प्रकार की बहकने की, तो उसको रोका जा सकता है। ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे, ये पुस्तक जो आपने छापी है, इसका मतलब आपने इसका मूल्य नहीं रखा, आपने किसी की कीमत नहीं रखी है, तो ये क्या निःशुल्क वितरण के लिए है या क्या इसका मतलब है इसको मूल्य नहीं छापने का? बस यही प्रश्न एक बहुत अच्छा आपने किया, क्योंकि पुस्तक छापने का मेरा उद्देश्य समाज में जो लोग काम कर रहे हैं, हमने भी ये काम किया, तो उसको प्रचारित करने का है। इसमें मूल्य छाप सकता था मैं, मेरे से प्रेस वाले ने कहा भी भाई इसका मूल्य छापना है क्या? मैंने कहा नहीं, इसका मूल्य नहीं छापना है। ये तो मेरा केवल एक कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य था और मेरी क्या उपलब्धि हुई और क्या मैंने खोया और क्या पाया, ये समाज में जाए और समाज से प्रेरणा ले, समाज से दिशा ले और आगे बढ़े, ये इसका उद्देश्य था। इसका कोई उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था। कई लोगों ने वैसे ये भी कहा रिस्पॉन्स करिए आप कि जैसे लोग माइन वालों को पकड़ लेते हैं, कोई धनाढ़ी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, और कुछ लोगों ने कहा इसमें एडवर्टाइज दीजिए, विज्ञापन दीजिए कि विज्ञापन के द्वारा आपका खर्चा निकाले। मैंने कहा मैं खर्चे के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ, ये जो खर्च मैंने किया है इसमें स्वतः ये स्व प्रेरणा से किया है, समाज के लिए किया, समाज के द्वारा किया है। तो इसमें मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं इससे पैसा कमाऊँगा और पैसा कमा करके मैं इसकी अपनी धनराशि वसूल करूँगा। तो इसलिए मैंने समाज के लिए क्या है और समाज के लिए मैंने जीवन दिया था 28 साल के कार्यकाल। क्योंकि मैं जब विद्यार्थी था उसके बाद जब बेरोजगार रहा, मैंने इससे पूर्व 2 विद्यालयों में काम भी किया, मैंने इसमें उल्लेख किया उसका। मैं हाई स्कूल का प्रधानाचार्य रहा, तो वो विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं था, इसलिए मुझे वहाँ छोड़ना पड़ा। फिर मैं जूनियर हाई स्कूल जखेड़ा, जो कि आज हाई स्कूल है, तो उसमें मैं हेडमास्टर था जूनियर हाई स्कूल का। मैं 6 महीने वहाँ सेवा काल मैंने पूरा किया। उसके बाद में या इसी में कुछ पोस्टें निकली, उसके लिए एप्लीकेशन लगाई और वहाँ थोड़ा सा कुछ इस प्रकार का रहा कि मुझे गारंटी मिल गई थी, मैं नियुक्त नहीं हो पाया किसी कारण से। तो फिर मैं इसी दिशा में, अर्थात मुझे मौका मिला
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में चलने वाले सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर में काम करने का, और मैंने ये काम किया। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने व्यस्त समय में से हमारे लिए वक्त निकाला बातचीत के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरी पुस्तक के वजह आप मेरे सामने आए और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और आप इसी प्रकार आते रहें, और आपके चैनल के लिए मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ विवेकानंद विद्या मंदिर बागेश्वर के पूर्व प्रधानाचार्य तारा सिंह रावत जी, जिनकी एक चर्चा इस पुस्तक को लेके हुई है। हमने समझा कि इस पर बातचीत की जानी चाहिए। इसमें कई अंश ऐसे भी थे जिस पर हमने कहा खुल के बातचीत की जाए, और इसमें आपको कई जानकारियाँ मिली होंगी, और उनके ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी कोई राजनीतिक इच्छा नहीं है, न इस पुस्तक के जरिए उनकी कोई चर्चा में आने की इच्छा थी। वो एक सिर्फ उनका अपना एक जीवन का दस्तावेज है, ये पुस्तक नहीं है, ये उनका जीवन का संघर्ष की दास्तान है, संघर्ष का एक दस्तावेज है, जिसको आप लोग भी देखेगा और इसमें पढ़िएगा। काफ़ी प्रेरणादायी व्यक्तित्व उनका रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बातचीत की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31 के लिए, मैं सुरेश पांडे।